अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। जब 6 दौर की बात और प्रस्ताव से बात नहीं बनी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को समझाने का मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को किसानों का रक्षा कवच बताते हुए न सिर्फ किसानों को समझाने की कोशिश की बल्कि बातचीत के जरिए हर मसले का हल निकालने का आश्वासन दिया। किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है, आप सभी उद्यमियों को, सभी देशवासियों को जाता है। हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है, लेकिन 2020 के इस साल ने सभी को मात दे दी है। इतने उतार चढ़ाव से देश गुजरा है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 25 बार अलग अलग मंचों से किसानों को समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ वो इंडिया न्यूज के मंच पर हुआ। इंडिया न्यूज के कृषि कॉन्क्लेव में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की किसान नेता शिव कुमार कक्का से फोन पर बात कराई। इस दौरान किसान नेता शिव कुमार कक्का ने माना कि बातचीत से ही इस आंदोलन का हल निकलेगा। शिव कुमार जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, मैं इस वक्त देश के कृषि मंत्री तोमर साहब के साथ हूं और तोमर साहब देश के कृषि मंत्री हैं, वो भी चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या है उन समस्याओं का निदान निकाला जाए और ये जो डेडलॉक है किसान और सरकार के बीच, इसको खत्म किया जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। आखिरी में क्या कहेंगे जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी की भूमिका को क्या कहेंगे आप? उनकी बहुत अच्छी भूमिका है, श्रेष्ठ है जी। और विशाल मंच से वो चर्चा कर रहे हैं। 5 राउंड बैठकों में उन्होंने बहुत मधुर वातावरण बनाकर और बड़ा दिल दिखाकर बातचीत की है जी। और उनके प्रयासों से हल निकलना चाहिए जी। तो बहुत संवेदनशील कृषि मंत्री हमारे जी। तो क्या किसान बात करने के लिए सरकार से तैयार हैं? देखिए, 5 बात है, आगे भी सरकार बात करती है, स्वागत है जी। बात जरूर करेंगे और चर्चा से ही समाधान निकलेगा, बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा जी। निश्चित तौर से अगर सरकार वार्ता के लिए आमंत्रित करती है तो हम स्वागत करेंगे। जी, शिव कुमार जी, नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं। नरेंद्र सिंह जी, शिव कुमार कक्का हैं, 5 लोगों जी। नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, वो आपसे बात करेंगे। किसान वार्ता के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार भी वार्ता के लिए तैयार है। हम दोनों लोग मिलकर जल्दी तारीख तय करेंगे और निश्चित रूप से वार्ता होगी। शिव कुमार जी, सरकार वार्ता को तैयार है, किसान तैयार हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं नरेंद्र सिंह जी से? किसान तैयार है, वार्ता के लिए स्वागत है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। वार्ता निश्चित होनी चाहिए, वार्ता से हल निकलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी आपका। और अब साफ है कि किसान भी सरकार से बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं
जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि सरकार और किसानों के बीच सुलह हो। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह किसान और सरकार की बात को निष्पक्ष तरीके से ITV नेटवर्क रख रहा है, बारे में ये अंतिम सवाल है। मीडिया के बारे में तरह तरह की राय बनती है। कुछ लोग कहते हैं आप इधर के हैं और कुछ लोग कहते हैं इधर के हैं। इधर की खबर दिखाई, इधर की खबर दिखाई और आग लग जाती है। लेकिन आप भी मानते हैं कि मीडिया को भी एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ITV नेटवर्क ने जो डेडलॉक है उस गतिरोध को तोड़ा है, किसान से सरकार की बात सीधे कराई है। अब किसान कहते हैं हम भी वार्ता के लिए तैयार हैं, हम सरकार का स्वागत करते हैं। और आप भी कहते हैं कि अच्छी बात है, वार्ता हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। मीडिया की ऐसी भूमिका को, ITV नेटवर्क की ऐसी भूमिका के लेकर क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से मनोज जी ITV नेटवर्क ने जो भूमिका निभाई है इसकी हृदय से बहुत सराहना करना चाहता हूँ। और समाज में इस प्रकार के कदमों की हमेशा आवश्यकता रहती है और मीडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और अगर मीडिया इस प्रकार के मध्यस्थता करता है तो निश्चित रूप से देश को उसका लाभ ही होता है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नरेंद्र जी, और इसी उम्मीद के साथ कि किसान और सरकार के बीच जो वार्ता चल रही है वो जल्दी से सफल हो जाए और किसान खुशी खुशी अपने घर चली जाए और सरकार भी देश के विकास के लिए तमाम कार्यों पर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सच यही है कि बातचीत के जरिए ही किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है और ये बात जल्द ही पूरे देश के किसान नेताओं को समझ आने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ITV नेटवर्क ने जो डेडलॉक है उस गतिरोध को तोड़ा है, किसान से सरकार की बात सीधे कराई है। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को भी कहना चाहता हूँ कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तोमर साहब देश के कृषि मंत्री हैं, वो भी चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या हैं उन समस्याओं का निदान निकाला जाए। देखिए, 5 राउंड सरकार में बात की है, आगे भी सरकार बात करती है, स्वागत है जी। प्रकाश जी, आपने MSP पर यहाँ पर इंडिया न्यूज के माध्यम से किसानों को भ्रम दूर करने का प्रयास किया, APMC पर आपने भ्रम दूर करने का प्रयास किया, लेकिन एक और किसानों की चिंता का विषय है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कि किसी न किसी रूप से चर्चा से ही समस्या हल होती है, उद्धरण करने से नहीं होती है। तो बातचीत के रास्ते से आसानी से सुलझ सकते थे और बातचीत के लिए आगे भी हम लोग तैयार हैं। किसानों का बहुत बड़ा वर्ग इस बिल का स्वागत कर रहा है। आयोजक हैं लैब केयर, IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे अन्नदाता। 14 दिसंबर से किया है भूख हड़ताल का ऐलान। दिल्ली चलो का दिया नारा। 12 दिन से बंद दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर किसानों ने खोला। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद बनी सहमति। टीएमसी और बीजेपी में बड़ी रार। तृणमूल सांसद बोले बंगाल में इमरजेंसी लगाने की कोशिश में अमित शाह। जम्मू कश्मीर के शोपोर में पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला। हमले में 2 नागरिकों की घायल। आतंकियों की तलाश जारी। और केरल के लोगों को मुफ्त में मिलेगा कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया ऐलान। गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम। रुख करते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मौके पर 7 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, तो बहुत दुखद है सुबह सुबह इस तरह की खबर आना। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बहुत बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और कई लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं। जख्मी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक, दुख जताया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से हादसे के बाद लोगों को गाड़ी से निकाला जा रहा है। गाड़ी पूरी तरह से क्रश हो चुकी है। ये टक्कर बेहद भीषण और बहुत ही खतरनाक थी। 3 आगे।
कर रही है तो क्योंकि किसान और उनके संगठन आंदोलन की जिद पर अड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के आंदोलन को विपक्ष ने हाईजैक कर लिया हो, क्योंकि ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का दावा है कि उनके आंदोलन का कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है और न ही उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर जगह दी है। लेकिन कुछ किसान नेता ही किसानों के इस दावों की हवा निकाल रहे हैं। कौन है ये नेता और क्या है किसान आंदोलन का पॉलिटिक्स, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानून के विरोध में हजारों किसान पिछले एक पखवाड़े से सड़कों पर हैं। 500 किसान संगठन और उनके नेता सरकार की चूल्हे हिलाने पर आमादा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार बातचीत से इस आंदोलन का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है, तो क्यों किसान और उनके संगठन आंदोलन की जिद पर अड़े हैं? कहीं किसानों के आंदोलन को विपक्ष ने तो हाईजैक नहीं कर लिया है, क्योंकि ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। ये मूल कहाँ आंदोलन हो रहा है? क्या केरल में आंदोलन हो रहा है? तमिलनाडु में आंदोलन हो रहा है? आंध्र में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, नहीं हो रहा है, केवल पंजाब में हो रहा है। और पंजाब में जो हो रहा है वो तीनों राजनीतिक दल वहां उसी भ्रम को पालने में लगे हैं। उसमें अकाली दल भी है, आम आदमी पार्टी भी है और मूल सत्तारूढ़ कांग्रेस दल भी है। लेकिन दूसरी तरफ किसान दावा कर रहे हैं कि उनके आंदोलन का कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है और न ही उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर जगह दी है। लेकिन कुछ किसान नेता ही किसानों के इस दावे की हवा निकाल रहे हैं, क्योंकि अब सच सबके सामने आने लगा है। उन किसान नेताओं का जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत को हवा दे रहे हैं। कई किसान नेताओं को आपने टीवी स्क्रीन पर किसान आंदोलन के दौरान अपनी बात रखते देखा होगा। उन्हीं में से कई किसान नेताओं का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। इन्हीं में से नाम है गुरनाम सिंह चढ़ूनी। हरियाणा में किसान आंदोलन को मजबूती से खड़ा करने के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं और पिछले साल निर्दलीय हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी आम आदमी पार्टी की नेता हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। डॉक्टर दर्शनपाल क्रांतिकारी किसान यूनियन से जुड़े हैं। ये संगठन वामपंथी विचारधारा का समर्थन करता है। हालांकि पंजाब में इस संगठन का जनाधार बाकी किसान संगठनों की तुलना में काफी कम है, लेकिन दर्शनपाल आज के किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। जोगिंदर सिंह उगराहा, ये भारतीय किसान यूनियन उगराहा पंजाब के अध्यक्ष हैं और फौज से रिटायर्ड हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि इनका लेफ्ट पार्टी से करीबी रिश्ता है। जगमोहन सिंह भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के नेता हैं, लेकिन इनका सीपीएम से संबंध है। निर्भय सिंह, आपातकाल में 19 महीने जेल में रहे निर्भय सिंह 1980 के अंत में सीपीआई में शामिल हो गए। बलदेव सिंह निहालगढ़ ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हैं और सीपीआई से करीबी नाता रहा है। रल्दू सिंह मनसा, पंजाब किसान यूनियन के मुखिया रल्दू सिंह मनसा का सीपीआई से संबंध है। सतनाम सिंह जमहूरी किसान सभा के नेता हैं, लेकिन सीपीएम से भी संबंध है। हन्नान मोल्लाह अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हैं और सीपीएम से पुराना रिश्ता है। मेजर सिंह पुन्नवाल अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हैं, लेकिन सीपीएम से भी कनेक्शन है। बूटा सिंह शादीपुर, ये भारतीय किसान मंच के नेता हैं और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सदस्य हैं। किरणजीत सेखों हिंद महासंघ संगरूर के सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहने को तो ये किसान नेता हैं और किसान आंदोलन का चेहरा है, लेकिन इनका राजनीतिक दलों से कनेक्शन कई सवाल खड़े करता है। तो क्या जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, क्या वो सही है? क्योंकि वो सवाल है जिसका जवाब कहीं न कहीं वो किसान भी खोजने लगे हैं।
जिनका पॉलिटिकल पार्टी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जो सही मायनों में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, उधर अब सरकार भी फ्रंट फुट पर आ गई है। सरकार किसानों को समझाने के लिए किसानों के पास जाएगी, साथ ही चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कृषि कानून के फायदे बताएगी। सरकार का सबसे ज्यादा जोर स्मार्ट फार्मिंग पर है, क्योंकि इसी के जरिए दूसरे देशों के किसानों ने न सिर्फ खुद को बदला है, बल्कि देश को आर्थिक बदहाली से भी उबारा है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ। कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी करे, कुछ करे सरकार, कानून वापस करा के जावांगे, वापस नहीं जाते उन्हें चाह। अगर किसान अड़े हैं तो सरकार भी अड़ी हुई है। सरकार फ्रंट फुट पर खड़ी है और अब किसानों को समझाने के लिए गली गली, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले जाने का फैसला किया है। सरकार की ओर से 700 चौपाल लगाई जाएगी, 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किसानों को कृषि कानून की बारीकी समझाई जाएगी। सरकार को लगता है कि उसने किसानों की बदहाली को दूर करने का 2022 से पहले उनकी आय को दोगुनी करने का जो प्रण लिया है, वो इसी कानून के जरिए हो सकता है। मिलने वाला है, और ये जो रिफॉर्म आए हैं, इन रिफॉर्म में ट्रेड बिना टैक्स के होगी, इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बिचौलियों की समाप्ति होगी और किसान को अपने उत्पादन के वाजिब दाम मिल सकेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बुआई के समय ही उसको फसल का उचित मूल्य जिस पर वो करार कर सके, इसकी गारंटी मिल सकेगी। सरकार की माने तो जैसे हर दवा कड़वी होती है, हर औषधि बेस्वाद होती है, ठीक वैसे ही किसानों को अभी इस कानून की ताकत समझ में नहीं आ रही। सरकार का सबसे ज्यादा जोर स्मार्ट फार्मिंग पर है, क्योंकि इसी के जरिए दूसरे देशों के किसानों ने न सिर्फ खुद को बदला है, बल्कि देश को आर्थिक बदहाली से भी उबारा है। और अब सरकार यही बातें किसानों के बीच जाकर उन्हें समझाने वाली है। पहले सरकार ने किसान नेताओं को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार की बात को एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया। कृषि मंत्री जी, ये अपना गॉड गिफ्ट अपने पास रखे, ये वापस ले लें। अगर गॉड गिफ्ट हमारे को देना है तो वो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे, एमएसपी गारंटी का क्यों लेके आए, और 2 करोड़ नौकरियों का प्रावधान हर साल करना था वो करें, और पूरे देश के किसानों मजदूरों का कर्जा माफ करें। ऐसे बात नहीं बनेगी। आप कह रहे हो कानून बहुत बढ़िया, हम कह रहे हैं बहुत घटिया। जो चीज हमें चाहिए नहीं वो आप वापस लें। जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो पहले दिन से कृषि कानून को किसान विरोधी बता रहे हैं, लेकिन सरकार को लगता है कि इसमें ज्यादातर पंजाब के किसान हैं जो एमएसपी की लालच में धान और गेहूं की खेती से आगे ही नहीं निकलना चाहते। जबकि एमएसपी की वजह से न सिर्फ सरकार पर बोझ पड़ता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को अपनी फसल की वो कीमत नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार का जोर पूरे देश के किसानों पर है। वो बिहार के किसानों को भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह मजबूत और सशक्त करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है और इस हमले में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। जिस तरह से बीते एक हफ्ते में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं पर भीड़ ने हमला किया, पत्थरबाजी की, उसके बाद एक बड़ी खबर और आ रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया, ये आरोप लगा है। और इस हमले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है। हालांकि लगातार टीएमसी इस पर सफाई देती रही है, लेकिन जिस तरह से हालात और माहौल पश्चिम बंगाल में है, लगातार टीएमसी पे आरोप लगते रहे हैं। और एक बार फिर से एक और बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है। इससे पहले भी बीते 6 महीनों में करीब दर्जन भर बीजेपी कार्यकर्ता हमलों में मारे जा चुके हैं। या तो उपद्रवियों ने उनको बिल के मारा है, या तो पत्थरबाजी का शिकार हुए हैं, या तो उन पर बम फेंके गए हैं। हालांकि इसी सब दिक्कतों के बीच अमित शाह ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार को चेताया है कि अगर राज्य में, सूबे में कानून व्यवस्था ठीक से सुचारू रूप से नहीं चलती है तो मजबूरन केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा।
और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या है। करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे अन्नदाता। 14 दिसंबर से किया भूख हड़ताल का ऐलान, दिया दिल्ली चलो का नारा। बारह दिन से बंद दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर, किसानों ने खोला। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद बनी सहमति। टीएमसी और बीजेपी में बड़ी रार, तृणमूल सांसद बोले बंगाल में इमरजेंसी लगाने की कोशिश में गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड हमला, हमले में 2 आम नागरिक घायल, आतंकियों की तलाश जारी। और केरल के लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया ऐलान। और अब चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास और जानते हैं वहां क्या कुछ चल रहा है। अपने बनाए मुसीबत में पाकिस्तान खुद घिरता जा रहा है, अपनी समस्याओं के हल तो नहीं खोज सकता। हां, पाकिस्तान के हर हिस्से में भारत पर बहस जरूर होती है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर कितना खौफ है, टीवी डिबेट में हिंदुस्तान की ताकत और पीएम मोदी के फैसलों को लेकर रोज चर्चा होती है। आतंकियों को खत्म करने की जगह पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को न केवल पनाह देता है, बल्कि इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि किसी भी आतंकी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बड़ी जगहों से है। कल भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो यूएई और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरे को भी इसी तनाजुर में देखा जा सकता है, या फिर आप समझते हैं कि ये मामूल की कोई और कार्रवाई है, मामूल का कोई और दौरा है? ये फाइनली इसका शो डाउन होना है। ठीक देखिए, वो उन्होंने इतनी बड़ी फौज बनाई है, इंडियंस ने बंदे ट्रेंड किए हैं सीपैक को खत्म करने के लिए। किस लिए? वो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में हमले करेंगे, वो कराची में करेंगे, वो गवादर में करेंगे, बड़े शहरों में करेंगे। ऑलरेडी ये लोग जो कहते हैं कि इंडिया के साथ सुलह होनी चाहिए, सुलह तो जरूर होनी चाहिए। अमन ही वो चीज है जिसकी आरजू की जानी है, जंग तो कोई चीज नहीं जिसकी आरजू की जाए। जो लोग ट्रैक टू मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं या जो इंडियन से मिलते रहे, इंडियन जर्नलिस्टों से मिलते रहे हैं, मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं कि सूखी रोटी का एक टुकड़ा जो चूहे को पकड़ने के लिए लगाया जाता है, इतना भी नहीं देगा इंडिया आपको। वो तो ये कहते हैं पाकिस्तान को जम करना चाहते हैं। अजीत देवल ने ऐलानिया कहा और लोगों ने। ये हालात है पाकिस्तान के, जो देश खुद कर्ज में डूबा और अपने ही बनाई परेशानियों से घिरा है। वहाँ की मीडिया में भारत के नाम पर कुछ ऐसा ही खौफ है। आइए अब आपको पाकिस्तानी टीवी डिबेट का एक और हिस्सा दिखाते हैं, जिसमें भारत के क्रिकेट खेलने को लेकर चर्चा चल रही है। इंडिया में स्पोर्ट्स के दर्जनों चैनल हैं। एंटरटेनमेंट तो छोड़ ही देना, फिल्मों के कितने हैं, उनके कितने स्पोर्ट्स के। हमारे यहाँ एक ही है पीटीवी का, जिसपे कोई इस वक्त मैचेस नहीं दिखाया जा रहे। दुनिया भर में हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मेरा ख्याल इस वक्त के मैचेस चल, अगर मैं निकाला। और भाई मेरे अवाम को थोड़ा सा कोई तफरीह, तो क्रिकेट सबसे बड़ी तफरीह है इनकी, वो बंद है सारे इस मुल्क में, टोटल इसमें बंद है ना तफरीह है। तो अमर साहब कहते हैं जलसों में लोग तफरीह करने के लिए जाते हैं। इन लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है ये हमें वैक्सीन ला के देंगे? मुझे अंदाजा करें, जो वहां सिलेंडर नहीं दे सके, जिनके पास गैस खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गए, सॉरी मैं गैस का कह रहा हूँ, वो खैर गैस भी खत्म हो चुकी है, वो लहदा, जिनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, 4 सालों में जो लोग विजिट नहीं कर सके, हॉस्पिटल का चेक नहीं किया कि कल को कोविड है, ऑक्सीजन है नहीं है, 4 साल हो गए, वो कहते हैं वहां पे ऑक्सीजन का आपने कंट्रैक्ट। जिस देश की हालत पहले ही खुद बद से बदतर हो, जिस देश का मुखिया आतंकियों को पनाह देने वाली सेना और आईएसआई के दबाव में काम करता हो, उस देश में आवाम की क्या हालत है, डिबेट के इस हिस्से से समझिए। एक बाप के हाथों 5 मासूम बच्चे मारे जाते हैं, कोई गैर नहीं, बाप मार रहा है। इसके बावजूद हम जिंदा कौम। अच्छा भाई, आप जिंदा होंगे, मैं तो रोज मरता हूं। हम जिंदा कौम हैं, हुजूर हैं, बाशऊर हैं, पता नहीं क्या है, जिनके हाथों लुट गए। तो खुदा की कसम, अगर मैं किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ होता जी और मैंने सीरत पे 4 किताबें पढ़ ली होती, मेरा वालेहानापन, मेरी वारफ्तगी, मेरी मोहब्बत यही होती। उनके एक एक जुमले पे गौर किया करें।
उसमें विजडम की, दानाई की आखिरी इंतहा होती है, गहराई और गिराई की आखिरी इंतहा होती है। जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये तो होगी एक बेसिक बात जी। वो चाहे भुट्टो हो या इमरान खान हो या नवाज हो, ये बेसिक बात, बेसिक बात। लेकिन हसन साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में इमरान की सरकार संकट में है और पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात को मान रही है कि इमरान सरकार देश नहीं चला पा रही है। कुछ होता हुआ नजर भी तो आए ना। मामला सारा ये है कि 2.5 साल तो गुजर गए, अल्लाह करे 2.5 साल और भी गुजर जाएं। और मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं कि खान साहब को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए ताकि कल को वोट लेने जाएं तो लोग उनसे पूछें कि इन 5 साल में आपने क्या किया, और हम भी ये कहने जोगे हों कि 5 साल के बाद उनको पूरा दिया था, उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। बट थिंग इज के वो 1000 मील की जर्नी जो है पहले कदम से ही पता चल जाती है। तो पहला कदम अभी तक तो पब्लिक तो उसके ऊपर बड़ी शाकी है सर, गुस्से में है, नाला है। इस कंगाली के बीच मुंबई हमले के हैंडलर लखवी को पाकिस्तान सरकार ने हर महीने 1.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। लखवी के अलावा पूर्व न्यूक्लियर इंजीनियर महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन को भी ये रकम मिलेगी। हाफिज सईद पहले ही इस सुविधा का लाभ ले रहा है। जानकारी के मुताबिक लखवी को हर महीने भोजन के लिए 50,000, दवाओं के लिए 45,000, अन्य सुविधाओं के लिए 20,000, वकील की फीस के लिए भी 20,000 और यात्रा के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। अगर हर अपराधी जो इसमें लिस्टेड है उसको पाकिस्तान सरकार 1.5 लाख रुपया देगी पर महीना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा इस तरह से उनको दिया जा रहा है। तो एक तरह से तो ये सिस्टम का माहौल ही बनाया हुआ है और इससे मैं समझता हूँ कि ये जो आतंकवादी इनके हौसले और बुलंद होंगे, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में ये अमाउंट बहुत कम हो सकता है, मगर पाकिस्तान और एशिया के, दक्षिणी एशिया के दूसरे देशों में 1,50,000 रुपए महीना सिर्फ एक जो कहा जाए कि जरूरत के हिसाब से बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दिया जा रहा है, ये काफी ज्यादा अमाउंट है। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकियों पर मेहरबान है, उससे साफ है कि आतंक का सबसे बड़ा पनाहगार पाकिस्तान कभी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।